मैम इतना चेंज क्यों हो गया वो? बच्चे होना पड़ता है, व्हेन यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी तब मैम होना पड़ता है ऑब्जेक्टिव वैसा। भी था ना मैम, तो वो तो 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी हाँ था। हम उतना सब्जेक्टिव लिखे तो एक ही नंबर आया हमको। यस अब मैम, जो भी इतना आया। गलत मार्किंग है। मैम इतना लिखे कम से कम उसका अच्छा तो 1 मिनट सॉरी, रुको 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 रुको। तो मैंने कहा ये वाला तो नंबर नहीं भेज दिया तुम लोग को। मैम आप तो घनी अच्छा बेइज्जती कर वो दिए। तुम्हारा असाइनमेंट का नंबर है, सॉरी सॉरी, वो तुम्हारा असाइनमेंट का नंबर है, रुक जा मेरी मैम गलती है, चलो सॉरी। असाइनमेंट वाला आप इंटरनल में भेज देती है, यहाँ दिल का दौरा पड़। मैम ऐसे तो मैम ऐसे वही नहीं तो सोचे असाइनमेंट मैम वाले उस दिन हम रुक जा। आप हमको दूसरा मार्क्स बताइए, आज इतना कम करके कैसे बता दी। दिल का नहीं दौरा ये सही है। असाइनमेंट वाला मार्क्स है, वही सॉरी मैम, हम सॉरी, रुक सोचे जाओ। हमारा मेरा भी 60 असाइनमेंट वाला नंबर में हम मार्क्स था सोचिए क्या? 11 नंबर कैसे आया। रुक जाओ बच्चे, रुक जाओ, भेज रहे हैं सबको भेज मेरा रहे भी हैं, क्या सेंड कर रहे हैं। असाइनमेंट वाला मार्क भेज दी क्या? रुक जाइए, असाइनमेंट वाला नहीं, अभी मैं एमआरक्यू वाला भेजती हूँ, एक मिनट रुक जाओ। वन बाय एमआरक्यू वन वाला मैम? मैम रोल नंबर वाइज एमआरक्यू वाला जा रहा नहीं, है। असाइनमेंट वाला भेजिए ना पहले। सॉरी, असाइनमेंट वाला बोल रहे हैं। नहीं इंटरनल वाला इंटरनल वाला, भेजती इंटरनल इंटरनल का वाला भेजिए। इंटर हूँ। रोल नंबर कहाँ गया? सबको भेज रही हूँ, ठीक है, जिनके पास गया था पहले वो उनके पास भी जाएगा, यहाँ पर जितने स्टूडेंट प्रेजेंट है सबको भेज रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग ओके उस हिसाब से देख लीजिए कि आप लोग को कितना आया है। एक मिनट रुक जाओ, कौन कौन है पहले मुझे यहाँ पे क्लास में पहले हैंड रेस करो, तो वो स्टूडेंट जो नहीं दिए हैं ये एमआरक्यू नहीं दिए हैं, कल लास्ट क्लास का जो एमआरक्यू था वो नहीं दिए। सोनल नहीं दी है, आयुषी नहीं दी है, नहीं और मैम कौन कौन मेरा नहीं हो दिया है? गया था, मेरा हैंड लोअर हैंड नहीं रेस हो रहा है। नहीं कर। हाँ आयुषी नहीं दी है, आई बिलीव 27 रोल नंबर तक हो गया था, उससे पहले अगर किसी का छूटा है तो वो आप मुझे बता देना। 27 17 सॉरी 17 रोल नंबर का है। ओके नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है yes by the time I'm giving this MRQ to everyone। अच्छा भारती तुम्हें बता दिया था रोल नंबर 27। यस मैम। आयुषी को भी पता चल जाएगा, 30 को भी पता चल जाएगा, 6 रोल नंबर को नहीं पता होगा। 6 रोल नंबर का बता देते हैं, 6 रोल नंबर का है। मैम हमको भी नहीं पता है। रुक जाओ बच्चे, रुक जाओ, आ रहे हैं तुम्हारे ही रोल नंबर तरफ आ रहे हैं। 6 एंड 7 आई थिंक नैन्सी का बता दिया था, पर फिर भी बता देते हैं 6। यस मैम पता है मुझे। नैन्सी का एंड उसके बाद आदित्य का। आदित्य का कितना है? आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं किसी को जबरदस्ती फेल ना करूं, लेकिन अगर कोई हो गया है तो दैट मीन्स आपने कुछ भी नहीं लिखा होगा तभी फेल किए हो आप लोग, ठीक है। अदरवाइज मैंने कोशिश किया है कि यहाँ पर आप लोग को जितना हो सके उतना अच्छा नंबर दूं। मैम ये एमआरक्यू का है क्या? नहीं ये आपका इंटरनल नंबर है। और किसका बच गया इंटरनल नंबर? मैम मेरा फिर से बताइए। 1 मिनट नोट डाउन करके रख लीजिए। हालांकि मेरे ख्याल से उतना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा ये, ठीक है, टेंशन मत लेना। आपका यहाँ पर ये मार्क्स भी मैम थोड़ा जाएगा, फिर सहम, आपका थोड़ा अच्छे से कॉपी चेक करती, मतलब अच्छा मैम मैम आधा नंबर मेरा कहाँ से आया अच्छे मेरा मैम मैम? मेरा किसका बचा? मैम 14 रोल मेरा नंबर मैम आधा नंबर कहाँ से दिए आप? आधा नंबर आपका वो 0.5। फॉर राइटिंग तो उतना आधा फ्रस्ट्रेशन नंबर में भी जिसको निकल मिला रहा है। था बहुत है। नहीं वो नहीं, मतलब हैंड राइटिंग नहीं, मतलब तो जिसने जितना लिखा है, ठीक है, किस हिसाब से लिखा है, अपने से मैम लिखा आप है हैंड कि राइटिंग पे भी दी हैं? नहीं बच्चे, वही तो बता रही हूँ, हैंड राइटिंग नहीं, जिसने जिस तरीके से लिखा है, ठीक है, लिखने का स्टाइल किसका कैसा है उस बेसिस पे पॉइंट वाले नंबर जो है ना वो सब उस बेसिस पे गए हैं। मैम जो भी है नंबर भेजिएगा मत, फेल हो जाएंगे। नहीं इसके साथ आपका ये भी जाएगा, एमआरक्यू का मार्क्स
भी जाएगा, इसके साथ आपका असाइनमेंट का नंबर भी जाएगा। मैम ये सब आप add on कहाँ होगा। भेज रही हैं मैम? असाइनमेंट जब हम लोग बना के दिए थे उस पे मतलब इतना कम मार्क्स। 20 नंबर का तो था ही वो। मैम सबको मैम 18-19 बैठा देते अब तो। गजब, घट मतलब थोड़ी ना तुम लोग जाएगा, को नंबर एकदम बढ़िया दीजिएगा तो। ऐसा कुछ नहीं है। यस, रोल नंबर 27 हो गया था, 28 प्रेजेंट है। रोल नंबर मैम रोल 28। नंबर 20 का जो भेजी है वो इंटरनल मार्क्स है ना अभी? हाँ बच्चे, वो इंटरनल का मार्क्स है आपका। मैम यस, रोल ये नंबर 28। आइमा को भेज रही हैं क्या मैम ये एग्जाम का नंबर? हेलो। इंटरनल का नंबर मैंने आपको पर्सनल चैट में भेजा है, सो दैट यू कैन इम्प्रूव इफ यू वांट इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। अगर आपको नहीं भेजा है तो बता दीजिए, मैं भेज दूंगी। मैम आप पूछ रहे हैं कि आप ये आइमा को भेजने वाला है सारा एग्जाम का नंबर? ये मैंने अपने तरफ से कॉलेज को डाला है, फिर कॉलेज एवरेज आपका मार्क्स जाता है ना, यहाँ पर असाइनमेंट का भी नंबर जुटेगा, असाइनमेंट का भी नंबर चढ़ाया है, फिर आपका अभी एमआरक्यू जो जा रहा है, ये भी हर मंथ का जो जा रहा है वो भी जाएगा, मैम तो ये सबका एवरेज मैम जाएगा। एक दिन का क्लास किया है मैम, एग्जाम दिए हैं, ये कोई मजाक थोड़ी ना है मैम। मान लीजिए इसमें तो ऐड करेगा तो खराबी ना होगा मैम? नहीं तो ऐड करेगा, वही तो बता रही हूँ कि मैम सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं जाएगा ना, परसेंटेज जाएगा आपका, ये परसेंटेज जाएगा, और उसके बाद जो आपने असाइनमेंट दिया है जो आईमा की तरफ से आया है, उसके बाद जो आप एग्जाम देंगे, उस सब मिलाकर आपका नंबर आएगा। मैम तब भी मैम ये बहुत मायने रखते हैं मैम। एक दिन का क्लास करेंगे और एग्जाम देंगे और कुछ होगा ही नहीं मैम ऐसे तो। तो बच्चे आप क्लास जैसा जितना भी किया है उसके बेसिस पे ही नंबर गया है ना। अब आप क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो तो मेरा मैम क्लास तो एडमिशन चल ही लेट रहा हुआ है है नंबर मैम, से। एडमिशन ही मैम लेट हुआ लेट है लेट पूरा। तक एडमिशन ही होते रहा, इसमें बच्चों की तो कोई गलती ही नहीं है। आप एडमिशन नहीं लेते? 28 25 बता दीजिए मैम। कॉलम बच्चे 25 नंबर नहीं बता रही हूँ मैं, यहाँ मार्क क्यों ले रही हूँ जिनका नहीं हुआ था तो हो गया लास्ट मेरा। क्लास। हाँ, रोल नंबर 28 प्लीज रिस्पॉन्ड। यस मैम। हाँ, कैमरा ऑन कर लो एंड लेट मी शेयर द क्वेश्चंस विद यू। यस, ये जो 3 क्वेश्चन हैं आपको डिस्प्ले में 14 नंबर 15 नंबर बनाइए, 16 का मैं पूरा दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 बनाइए। कैमरा ऑन करो बच्चे, और बाकी बच्चे अपना माइक म्यूट रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 15 बताइए, 16 का पूरा ऑप्शन में दिखाऊंगी तब आंसर करना। मैम 14 का ए। 14 का ए, ओके। 15 का ऑप्शन डी मैम, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ओके। 16 का 15 का ये 4 ऑप्शन। डी मैम, ऑप्शन डी, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। चलिए ठीक है। कैन यू टेल डिफाइन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल? मैम चैनल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का चैनल, कम्युनिकेशन का चैनल का मतलब क्या होता है वो बताइए।
मैम फेस टू फेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन, ओके, ईमेल, टू वे, रेडियो, लेटर। ग्रेपवाइन का क्या डेफिनेशन होता है, बता सकते हैं? ग्रेपवाइन मैम, हम्म, informal communication is known as grapevine communication. ओके, टाइप ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन? 4 types communication. टाइप के नाम बताइए। Gossip chain, हम्म, single strain, probability chain, cluster chain. ओके, चलिए ठीक है। यस, 29 रोल नंबर प्रेजेंट है। ओके, रोल मैम नंबर हमको भी 29 देना प्रेजेंट है। है। मैम मेरा है लास्ट क्लास 24। मैम रोल नंबर 5 हमको भी देना है। 24 हो गया था, 24 हो गया था। रोल नंबर 5, यस। और ये लास्ट Yes, क्लास जिनका बच गया था, लेट्स जस्ट रेज योर हैंड सो दैट आई नो। 29 नहीं है तो 30 रोल नंबर। यस मैम। हाँ, यस। भास्कर, डू वन थिंग, yes, answer these questions, these 3 questions. Question number 9, 10 and 11. And कैमरा ऑन कर लीजिए। मैम बी होगा। कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन नहीं हो रहा है मैम। कनेक्ट है तुम्हारा कैमरा? यस मैम। देखो ऑप्शन आ रहा है क्या उस पे कैमरा ऑन करने का? एक मिनट मैम। कैमरा तुम्हारा ऑन है बच्चे, दिख नहीं रहा है। हाँ, यस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। इसका ओरल मैम, ए। ओके, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 11। डी मैम। Okay. Can you tell me the communication flow? The flow of communication? तो कम्युनिकेशन मैम, कितने टाइप का फ्लो होते हैं कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में? एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड मैम। हम्म, अपवर्ड डाउनवर्ड ना मैम। या okay. Can you give me a real life example of upward communication? ये तो जो हायर लेवल के मैम कहेंगे उसी को ना अपवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे मैम। एग्जाम्पल दीजिए किस तरह कम्युनिकेट होता है ऑर्गेनाइजेशन में अपवर्ड।
एग्जाम्पल मैम अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्लास नहीं किया, सिर्फ नोट्स है मैम। ओके, तो नोट्स हैं सिर्फ, तो मैम उतना भी याद नहीं है मैम कि आप पूछने लगेगा क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन आई एम ओनली आस्किंग दैट इज स्पेसिफिकली यू शुड नो फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेज बता सकते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन के हम्म, मैम जो मतलब जो फॉर्मल तरीके से काम हो, जैसे फेस टू फेस बैठ के बात हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड ही सिर्फ बात हो। चलिए ठीक है, थैंक यू मैम। ओके भास्कर, that's all. ओके, यस, सो भास्कर का हो गया। पल्लवी, आर यू प्रेजेंट इन द क्लास? her network was not stable. Is she present? रोल नंबर 31 पल्लवी, बच्चे आप प्रेजेंट हैं? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? Okay, till the time Pallavi is connecting, roll number 5. Please switch on your camera. Camera switch on करो बच्चे. Roll number 5. Amrit. Yes. Yes, ma'am. So question number 4 और 5 और 6 का आंसर करिए. Ma'am, B. Okay. Question number 5. मैम मेरा नेटवर्क बहुत इशू हो रहा है, बार बार ये हो जा रहा है मैम। अच्छा, एक कोई बात नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, अमृत को कर लेने दीजिए, उसके बाद आपका ले लेते हैं. मैम 5 का C होगा। Okay. And 6. मैम ग्रेप वाइन। Okay. चलिए. Now, Amrit, can you tell me the pattern of communication? Camera on रखो बच्चे. Pattern of communication बताओ. मैम दें क्या? मैम फॉर्मल इनफॉर्मल और क्या? नहीं, पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जो फ्लो होता है कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में, उसके कितने पैटर्न होते हैं? वो नहीं पता मैम। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे फॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेज बता सकते हैं? नो मैम। ओके, 7 C's बता सकते हो? मैम याद नहीं आ रहा है। Okay, so what makes a communication effective? Effective communication का क्या मतलब होता है? कैसे आप बता सकते हो कि आपका कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव है? नहीं आ रहा है। MCQ में पूछे ना, MCQ बता देंगे। बच्चे MCQs आपको पता रहेगा कुछ, तभी तो आप MCQ बताओगे. MCQs तो मैंने बहुत सिंपल बनाए हैं, जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव इनफ टाइम, अदरवाइज मैंने MCQ खुद से बनाए होते तो इतना आसान नहीं रहता. ठीक है, ओके, so that's all for you, Amrit. Yes. Pallavi, can you hear my voice now? Pallavi? Yes, Pallavi, can you hear my voice? Okay, Pallavi has an unstable network, so MCQ मेरे ख्याल से और किसी का नहीं रह गया है, बाकी सब ने दे दिया है. अगर किसी का रह गया है तो लेट मी रिमाइंड यू, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर रह गया है हैंड रेज कर लीजिए, अगर किसी का रह गया है MCQ तो.
MRQ आई बिलीव यहाँ पर जितने लोग प्रेजेंट है पल्लवी के छोटे बाकी सब स्टूडेंट ने दे ही दिया है MRQ। मैम अगला तो MRQ क्या होगा मैम? अगला MRQ क्यों होगा बच्चा? दैट इज आई बिलीव कि अगला MRQ के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये MRQ काफी है जो असाइनमेंट दिया उसका नंबर और जो लास्ट MRQ हुआ था आपका। अगर मैम इसमें present MRQ होना होने से मैम 2-4 सप्ताह पहले ही बता दीजिए मैम। ठीक है। 2-4 Okay, सप्ताह तो एक हो गया यार। 2-4 हाँ, वीक 2-4 रहेगा तो सप्ताह पहले ठीक रहेगा मैम, पढ़ लेंगे। इतना कम 2-4 टाइम सप्ताह में पहले मतलब मैम जानते हैं मुझे एक ये एक बताओ क्लास नहीं 1 महीने पहले आप 2-3 क्लास नहीं किए मैम, नहीं उसके बाद पता चलता कि सीधा MRQ आ गया। अरे वाह! तो 2-3 क्लास आप नहीं करोगे, 2-3 क्लास में मैं 2 टॉपिक्स खत्म कर देती हूँ, तो कैसे नहीं MRQ होगा बताओ? यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट बैरियर, यानी कि आपका सेकंड टाइप ऑफ बैरियर। यहाँ पर सिमेंटिक बैरियर मैंने जो पहले पढ़ाया था उसमें आई होप किसी को भी कोई डाउट नहीं है। ये फोल्डर आपके पास चला गया है, अगर कोई एरर दिख रहा है इस तरह का कोई अगर इशू है कि आपका मतलब वो अच्छे तरीके से फॉर्मेट नहीं किया गया है, वो फॉर्मेट करने का टाइम नहीं मिला इसलिए नहीं हो पाया, तो यहाँ पर कोई बात नहीं, उसको आप ऐसे ही पढ़ लेना, अपने से फॉर्मेट कर लेना बाद में। दूसरा टाइप का आपका बैरियर होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का क्या मतलब होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक आप कह सकते हो कि एक वहां पर एनवायरनमेंट होता है, एक तरीका होता है जहाँ से वो काम करता है, राइट। वो ऑर्गेनाइजेशन किसी एक तरीके से वहां पर काम करता है, इस वजह से वहां पर एक मैनेजमेंट एक रिचुअल आप कह सकते हैं, एक फॉर्मेट बन जाता है वहां पर। तो उसमें क्या क्या बैरियर क्रिएट होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन किस तरह फंक्शन कर रहा है इस पे डिपेंड करता है आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। वहां पर किस तरह के अथॉरिटी पोजीशन पे कौन कौन लोग हैं, उनका कैसा बिहेवियर है, इस पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन वो क्रिएट हो जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? पहला होता है एनवायरमेंटल बैरियर। एनवायरमेंट का मतलब सिर्फ आपका बाहरी नेचर वगैरह नहीं, एनवायरमेंट का मतलब कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कैसा एनवायरमेंट है, वहाँ कैसे लोग काम करते हैं, वहाँ पर क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं एज एन एम्प्लॉय, वहाँ पे क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखे जा रहे हैं एज एन वर्कर और एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये सारी चीजें आपके मैटर करती हैं, आपके एनवायरमेंट में मैटर करता है। मान लीजिए कि अगर आपका कोई जो अथॉरिटेटिव पोजीशन है, यानी कि आपका कोई सीनियर है, वो आपसे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर जो काम उसे दिया गया है वो आपको दे दे रहा है काम करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ठीक है। वो अथॉरिटी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप काम करके उन्हें दें, लेकिन ये आपके एक्सपेक्टेशन नहीं है। आपने जब ज्वाइन किया था तब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आपको किसी और का भी काम करना पड़ेगा। आपको जो चीजें HR ने स्पेसिफाई की हैं ऑन द डे ऑफ योर ज्वाइनिंग, ये काम आपको करना है, ये काम सारे आपके हैं, ये काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। उसके अलावा आपको जब कोई काम करना होता है तो या तो आपके पास स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपका जो काम है वो दिन भर में 4 घंटों में कंप्लीट हो जाए, बाकी के 2 घंटे जो हैं वो बाकी के 2 घंटे जो हैं उसमें आप वहां पर कर सकते हो प्रिपरेशन, किसी का हेल्प कर सकते हो अपनी मर्जी से, देन देयर इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। आपके पास वहां पर टाइम है, आपके पास वहां पर ड्यूरेशन है जिसका हेल्प लेके आप वहां पर काम कर सकते हो, वो अलग बात होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन जो है, अगर आप कोई काम जो है वो आपको अंडर प्रेशर आके करना पड़े, अंडर प्रेशर मतलब कि क्या, कि मान लीजिए कि आपका खुद का 6 घंटे का काम है, उसके बावजूद आपको एडिशनल काम दे दिया गया है बाहर से कि ये भी करना है वो भी करना है, देन दैट बिकम्स समथिंग दैट यू गेट इरिटेटेड, ठीक है। आपको परेशानी होगी क्योंकि वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिजिकल ऑब्स्टिकल होता है। फिजिकल ऑब्स्टिकल मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद इट्स एम्प्लॉय, ठीक है।
जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था कि कुछ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारे होते हैं, पैटर्न ऑफ फ्लो में हमने देखा था कि एक कुछ तरह का कम्युनिकेशन होता है कि आप अपने सीनियर से, इमीडिएट सीनियर से और इमीडिएट जूनियर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन उससे नीचे नहीं जा सकते हैं, उससे ऊपर भी नहीं जा सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक बैरियर क्रिएट कर देता है। आपका जो सीनियर है, उसका जो सीनियर है, उसको जो इन्फॉर्मेशन जाएगा वो आपका सीनियर भेजेगा, लेकिन आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन उनको भेजना है तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि आपका सीनियर अच्छी तरह ना समझा पाए आप उसके सीनियर को, या फिर आपका जो भी मैसेज है उसका कंटेंट जो है वहां पर वो अच्छी तरह ना रख पाए या ना रखना चाहता है। तो ये सारे जो बैरियर्स होते हैं ये क्रिएट हो जाते हैं बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट डायरेक्टली और यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट द पर्सन हु यू आर टॉकिंग टू। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन के। और भी चीजें हैं, नॉइजी वर्क प्लेस, मतलब अगर आपका वर्क प्लेस है जहां आप काम करते हैं वहां बहुत ज्यादा शोरगुल होता है। ठीक है, अगर कोई वर्कशॉप है जहां पर एक्चुअल में कोई लेबर वाला काम किया जाता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे अगर कोई कार कंपनी है तो आपने ये चीज हमेशा नोट डाउन की होगी कि उनका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रहता है जहां पर वो मैन्युफैक्चर करते हैं चीजें, और एक आपका शोरूम होता है, ठीक है, जहां पर वो गाड़ियां रखते हैं बेचने के लिए। दोनों एक साथ क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि वहां पर वर्किंग जहां पर हो रहा है, वर्कशॉप जो है जहां पर बन रही है गाड़ियां, वहां पे बहुत शोर हो रहा है, वहां पर बहुत ही हो सकता है कि अनऑर्गेनाइज तरीके से काम किया जा रहा है, जो कि ऑब्वियसली कस्टमर के लिए अच्छा नहीं है देखना। ठीक है, कस्टमर को अगर आप गाड़ी देखने जा रहे हैं खरीदने के लिए तो आपको चाहिए कि शांति से कोई आपको बताए कि इस गाड़ी के क्या फीचर हैं। अगर टेस्ट ड्राइव है तो उसके लिए एक एरिया चाहिए होता है जहां पर आप टेस्ट ड्राइव कर सकें उस कार को। अगर आपको वहां पर जो जो फीचर्स है, जो जो मतलब अगर लोन लेना है गाड़ी खरीदने के लिए तो वो लोन के क्या क्या फीचर्स हैं, वो सारी चीजें समझाने के लिए एक शांत एरिया चाहिए जहां पर आप बैठ के आराम से कर सके काम। ठीक है, वहीं अगर आप एक वर्कशॉप के आगे भी अगर आप चाहें कि वर्कशॉप पीछे हम वर्कशॉप लगा देंगे, काम चल रहा है, आगे हम कस्टमर से डील करेंगे, उसमें भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जो पीछे के नॉइज हैं उनसे, या फिर अगर कोई मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कस्टमर को भी। मैम अभी के टाइम पे तो हर आदमी चाहता है कि एक ही जगह पे सारा चीज हो जाए मैम। नहीं, दैट इज पॉसिबल, बट हर एक चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के सामने, ठीक है, आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के जैसे ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा पाटलिपुत्रा जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर आप देख लो, वहां पर कितने सारे वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्लांट है। ठीक है, वहां पर चीजें बनती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। वहीं आपका अगर कस्टमर वहीं पर आए लेने के लिए, ठीक है, तो कस्टमर का जो शोरगुल है प्लस जो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग का शोरगुल है, वो सारा मिला के वहां जो एनवायरनमेंट होगा वो बहुत ही खराब हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि सब जगह आप जो कह रहे हैं कि सब चीज एक जगह चाहिए होता है किसी को भी, तो मान लीजिए आप किसी शॉप में जा रहे हैं, वहां पर आपको एक ही दुकान में दवाइयां भी मिल जा रही हैं, एक फ्रेंड के लिए आपको गिफ्ट लेना है तो गिफ्ट शॉप भी है वहां पर। ठीक है, जैसे मॉल्स होते हैं, कपड़े मिल जाते हैं आपको मॉल्स में, मेकअप का सामान मिल जाएगा आपको, खाने का, हाँ रेस्टोरेंट मिल जाएगा, खाने का जगह मिल जाएगा, मतलब एक तरह से आपको बहुत सारी चीजें एक साथ मिल जाएगी। लेकिन वो जो खाना पीछे बैकग्राउंड में बन रहा है, दैट क्रिएट्स अ नॉइज। ठीक है, और उसकी वजह से बहुत लोग जो हैं नहीं जाना पसंद करते हैं। ठीक है, बहुत सारे आज भी ऐसे लोग हैं जो घर पे अगर उनको बाहर का खाना खाना भी है तो वो घर पे लेके आके खाते हैं, क्योंकि उन्हें शोरगुल नहीं पसंद है। अगर आप मान लीजिए कि शोरूम में जा रहे हैं कपड़े खरीदने के लिए और उसी के पीछे कपड़े मैन्युफैक्चर भी हो रहे हैं, तो क्या आपको सही में ऐसा लगेगा कि वहां पर एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो कि पीछे बन रहे हैं कपड़े, इतना जो शोरगुल हो रहा है पीछे में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और उसी के आगे आप कपड़े खरीदने जा रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के हो सकता है कि ये अपील करे, ठीक है, कि सामने आप देखने के लिए भी जा सकते हैं कि कपड़े किस तरह मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट जो वर्किंग एनवायरनमेंट होगा, that will be a lot different from what a customer expects when they go to shopping. ठीक है, जब शॉपिंग के लिए आप जाते हैं
तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैम बहुत सारी अभी चीजें के टाइम पे मैम ओपन किचन रहता है कि आप देख सकते हैं, या कुछ कपड़े के लिए भी आता है मैम कि आप अपने से देख भी सकते हैं कि हाँ कौन कौन सा डिजाइन होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए मैम। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हर किसी को वो चीज अपील नहीं करेगी। जब आपका एनवायरनमेंट जो है वो नॉइजी अगर हो गया, ठीक है, कम नॉइजी रहता है, या किसी किसी लोगों को खाना सामने बनते हुए देखते हैं तो ठीक लगता है, तो वो फास्ट फूड, ऑब्वियसली जो फास्ट फूड स्टॉल्स वगैरह होते हैं, जो छोटे मोटे स्टॉल्स लगते हैं, वहां पर तो यही चीज होता है ना, खाना सामने वो बना के देता है आपको। लेकिन हर एक चीज जो होती है वो हर एक एनवायरनमेंट के लिए नहीं होती है। ठीक है, मान लीजिए आपका अगर एक बैंक एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, बैंक एम्प्लॉयज वहां पर काम करते हैं, तो वो एनवायरनमेंट जो होता है बहुत ही शांत किस्म का रहता है, या बहुत कम शोरूल होता है। उसी के पास अगर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल दिया जाए जहां पर दिन भर मशीन चलने की आवाज आ रही है, तो क्या वो वर्किंग एनवायरनमेंट कंफर्टेबल रहेगा लोगों के लिए? नो मैम। नो मैम। ऑब्वियसली तो मैशअप मिक्सअप नहीं कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये अपील हो कि सामने अगर उनको कोई मटेरियल बन रहा है और दे दिया जाए, तो दे विल थिंक कि ऑब्वियसली ये फ्रेश एकदम ताजा बनाया है मेरे सामने, तो अच्छा ही बनाया होगा। लेकिन आप वही चीज मिक्सअप करके देखिए किसी और जगह पे। जैसे मान लीजिए कि कोई प्लांट है जहां पर ब्रिक्स बनते हैं, ठीक है, वहां पर भट्टी रहती है, बहुत टेम्परेचर हाई रहता है, प्लस वहां पर एयर पोल्यूशन रहता है, क्योंकि जितना भी स्मोक है वो ऊपर से जाता है। उस एरिया में आप कभी नहीं देखेंगे कि कोई रेस्टोरेंट खुला है आसपास के एरिया में। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि वो जो एयर पोल्यूशन है वो पोल्यूट कर देता है एयर को पूरा, और वहां पर आप खाना खाएंगे तो ऑब्वियसली वो खाना भी पोल्यूटेड है उस चीज से। ठीक है, प्लस वहाँ जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा है, तो कभी कभार क्या होता है कि देर माइट बी सम इंसिडेंट्स कि जहाँ पर आप बैठ भी नहीं पाओ, बैठ के खाना अच्छे से खा भी नहीं पाओ, इतना टेम्परेचर राइज कर जाए। तो उस केस में हर चीज आप मिक्सअप नहीं कर सकते हो। एक इंडस्ट्री का, जैसे खाने वाली इंडस्ट्री है, तो आप खाना सामने बना के दे रहे हो, खा रहे हैं कस्टमर, दैट इज ऑल राइट, ठीक है। लेकिन वहीं आपका हर जगह ये चीज मिक्सअप मैम अलग अलग कपड़े के लेकर के भी है मैम, आजकल कपड़े के कस्टमाइज कपड़े नहीं बनाया जाता है कपड़े खुद मतलब से यहाँ। आपको डिजाइन देना है, ठीक है, आपके सामने वो थोड़ी कपड़े बना के देता है आपको, आपके सामने थोड़ी देगा वो। आप कस्टमाइज करके दे सकते हो कि हाँ मुझे अपना टी शर्ट पे ये प्रिंट करवाना है, या मुझे अपने साड़ी पे ये डिजाइन चाहिए, ये आप कस्टमाइज करके बता सकते हो। ठीक है, लेकिन वो आपके सामने अगर बना भी रहा है ना, तो आपको वीडियो भेजेगा, या फिर आपके सामने सिर्फ पर्टिकुलर स्पेशल रिक्वेस्ट पे जाएगा आपको दिखाने के लिए। हर किसी को ये चीज पसंद नहीं आती है। ठीक है, इनफैक्ट अगर ये चीज, वही तो मैं कह रही हूँ कि सेम इंडस्ट्री भी अगर रहे तो आप फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर वही मिक्सअप कर दोगे किसी इंडस्ट्रीज को, ठीक है, जहां पर आपका मान लीजिए कि एक बगल में एक मैकेनिक का शॉप है, वहां पर गाड़ियां आएंगी डेली, ऑब्वियसली वहां पर हार्डवेयर स्टोर्स हैं, ठीक है, उसके बगल में आप कोई ऐसा जगह नहीं खोल सकते हो, या कोई ऐसा बिजनेस नहीं खोल सकते हो जहां पर आपको एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही शांत चाहिए। ठीक है, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग ग्लास डोर्स। ठीक है, आपने देखा हो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ऑफिस के लिए साउंड प्रूफिंग करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? ताकि उनका जो एनवायरनमेंट रहे, उनका जो ऑफिस रहे, वहां बाहर का जो रोड का साउंड है, बार बार गाड़ियां हॉन्क कर रही हैं, ठीक है, या फिर रास्ते पे लोग चलते अगर चिल्ला रहे हैं, तो ये सारा जो डिस्टरबेंस है ये उनके वर्किंग एनवायरनमेंट पे क्रिएट कोई इफेक्ट ना करे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी आप ऑफिस अगर खोलते हैं, कोई भी अगर आपका जिस जगह आप वर्क करते हैं वहां पर ऐसा एनवायरनमेंट रहना चाहिए कि आप आराम से शांति से वर्क कर सकें। अगर आपका शांति वाला वर्क नहीं है, मान लीजिए आप किसी हार्डवेयर शॉप में काम, मतलब हार्डवेयर मतलब कि जैसे कोई पार्ट्स बनाना हो गया, या फिर इस तरह का कोई आप वर्किंग एनवायरनमेंट है आपका, तो ऑब्वियसली आप वहां पर एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि शांति रहे लोग, राइट। अगर कोई हथौड़ा से वहां पर आयरन जो है वो मोल्ड कर रहा है, तो उसको ऑब्वियसली आप शांत रहने नहीं बोल सकते हो अगर आप वहां काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप वहां पर कुछ जैसे कोई शॉप है, ठीक है, या फिर आपका कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जैसे स्कूल हो गया, ठीक है, या फिर कॉलेज हो गया, या फिर बैंक हो गया, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई भी ऑफिस है जहाँ पर शांति से लोग अपना बैठ के काम करते हैं,
उस जगह पे आप कभी नहीं चाहोगे कि आसपास का जो एरिया है वो बहुत ही हल्ला गुल्ला करने वाला हो, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि यहाँ पर मिक्सअप नहीं कर सकते हो आप। इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट सिर्फ आपका मतलब ऑफिस का ही, ऑफिस के अंदर का ही नहीं, ऑफिस के बाहर का भी मैटर करता है, ठीक है। Let me reshare the screen with you. Okay. तो यहाँ पर आपका जो इंटरनल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ठीक है, यहाँ पर आपको इंटरपर्सनल इज एन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर टाइप, ठीक है, विच इज मोस्ट कॉमन पर्टिकुलरली एज बिजनेस ग्रो। मतलब जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता जाएगा वहां पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर बढ़ता जाएगा। क्यों ऐसा होता है? टीम मेंबर्स के बीच में, ठीक है, टीम मेंबर्स के बीच में अगर आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, वर्क रिलेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, तो जितने भी प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, मान लीजिए आपके टीम में 4 मेंबर हैं, आपको मिला के 4 मेंबर हैं, ठीक है, आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, 4 में से 2 मेंबर ऐसे हैं जो आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, ठीक है, कोई इंसिडेंट हुआ होगा 2 साल पहले जिसकी वजह से वो अभी भी एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में किसका नुकसान हो रहा है? उस केस में आपका नुकसान हो रहा है, प्रोजेक्ट का नुकसान हो रहा है, कंपनी का नुकसान हो रहा है, बिकॉज दीज 2 पीपल आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। 2 साल पहले जो भी हुआ था, चलो कोई बात नहीं, कुछ देर के लिए आप गुस्सा रह सकते हो, कुछ देर के लिए आप नाराज रह सकते हो, बट दिस इज अ वर्किंग एनवायरनमेंट ना, ये आपका घर नहीं है। यहाँ पर आपको ये चीज देखनी होगी कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके चलना होगा, ठीक है। आप सिर्फ किसी झगड़े की वजह से प्रोजेक्ट या अपने काम को हैम्पर नहीं कर सकते हो, परेशान नहीं कर सकते हो। बाकी लोगों को या आपको जो भी काम दिया जा रहा है वो काम टाइम से आपको कंप्लीट करना है। अगर किसी के साथ मिलके आपको वो काम करना है तो ये चीज आपको कोऑर्डिनेट करनी होगी, ठीक है। मान लीजिए मुझे अगर कोई काम है किसी और टीचर से, तो मुझे ये कोऑर्डिनेट करना होगा, मुझे ये बोलना होगा उनको कि हाँ सर ये काम मैंने इतना कर दिया है, आप ये काम कर देंगे या मैं आपकी हेल्प कर दूं और कुछ करने में। तो ये कोऑर्डिनेशन बनाना जरूरी होता है व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद समवन, ठीक है। तो डेडलाइंस होते हैं, ठीक है, तो डेडलाइन नहीं पूरे कर पाओगे आप, ये सारी चीजें जो हैं ये इन डायरेक्टली या डायरेक्टली जो है वो आपके भी फ्यूचर पे इफेक्ट करेगी, इवन दो यू आर नॉट द वन फाइटिंग, ठीक है। आप जो है टीम मेंबर में प्रेजेंट हैं, आप झगड़ा नहीं कर रहे हो, बाकी के 2 मेंबर्स झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप पे जो है असर पड़ेगा इसका, क्योंकि मिला है। दैट मीन्स पूरी टीम जो है वो प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट नहीं कर पाई, पूरी टीम को वहां पर डांटा जाएगा, ऊपर से अथॉरिटी से डांट खानी पड़ेगी, प्लस जो कस्टमर है, जो आपका यूजर है, जो क्लाइंट है, वो भी हो सकता है कि छोड़ दे, आपका प्रोजेक्ट नहीं मिले दोबारा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं सिर्फ एक पर्सन के लिए या 2 पर्सन की वजह से पूरी टीम को कभी कभी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। तो आपका जो इंटरपर्सनल रिलेशन है आपके टीम मेंबर्स के साथ, या आपको किसी और भी मेंबर से कम्युनिकेट करना है, मान लीजिए डायगोनल कम्युनिकेशन हो रहा है, तो मैं अगर किसी और ब्रांच के मेंबर से या डिपार्टमेंट के मेंबर से कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो एक तरीका होता है कम्युनिकेट करने का, ठीक है। अगर मेरी उससे नहीं भी बनती है तो मैं अपने किसी टीम मेंबर से बोल दूंगी कि तुम कम्युनिकेट कर लो उससे ये काम करने के लिए, या फिर मैं उसे इनडायरेक्टली बोल सकती हूँ, डायरेक्टली मतलब ईमेल करके फॉर्मली बात कर सकते हैं, ईमेल करके बोल सकती हूँ कि ये काम मुझे करवाना था, ठीक है, या फिर एक उनके सीनियर के थ्रू, ठीक है, अगर वो सबसे ज्यादा सीनियर है तो उनके जूनियर के थ्रू या सीनियर के थ्रू उन तक ये बात पहुंचा सकती हूँ कि मुझे ये काम करवाना है। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग फाइट्स बिगर एंड बिगर, आपका कम्युनिकेशन जो है वो अगर बैरियर क्रिएट कर रहा है तो वो सिर्फ आप पे नहीं, आपकी पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे इसका इफेक्ट पड़ता है। तो आप जब भी यहाँ पर कोई भी कम्युनिकेशन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये बैरियर क्रिएट नहीं करना है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पार्ट, कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर का मतलब कि आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है, ठीक है। अब अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो बिलीव्स है, ठीक है, आपने जो भी चीजें यहाँ पर सीखी हैं बचपन से,
ठीक है, उसके अगेंस्ट आप किसी को भी कुछ भी करते हुए देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कहीं ना कहीं ये बात खटकेगी। हो सकता है कि आप समझदार व्यक्ति हैं, आप अच्छे इंसान हैं, तो आप उसे टोकेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ये चीज आपके मेंटल स्टेटस पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, कि मान लीजिए कि अगर आप बिलीव करते हैं कि बहुत ही छोटा सा सब्स्टिट्यूशन अगर हम ले लें, बहुत लोग मानते हैं कि एक पर्टिकुलर डेज होता है जिसमें आपको नेल्स कट करने होते हैं, राइट। बहुत लोग मानते हैं, इंडिया में बहुत ही ज्यादा लोग मानते हैं। आई हैव सीन माई सेल्फ, a lot of people are so much so like if they don't even touch any blades or knives to their nails in particular days। तो उस बैरियर को अगर मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर आपने किसी को ऐसा करते देखा जिस दिन आप नहीं कर रहे हो, तो आप उससे जाके टोक नहीं सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप समझदार इंसान हो तो ऑब्वियसली आप उसे नहीं टोकोगे। ठीक है, समझदार नहीं हो तो ऑब्वियसली आप उसे बोलने की कोशिश करोगे, फिर लड़ाई हो जाएगी दोनों में आपस में। समझदार इंसान हो तो आप उसे टोकोगे नहीं, लेकिन फिर भी वो आपके दिमाग पे ये चीज असर जरूर करेगा कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, पता नहीं क्यों ये लोग ऐसा करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये लोग, कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो ये चीज आपके मेंटल स्टेटस पे इफेक्ट करती है। तो अपना जो भी आपका प्रेजुडाइज है, आप जो भी फील करते हैं, आपका जो भी अपब्रिंगिंग है, वो सभी को आपको अपने दिमाग से थोड़ी देर के लिए निकालना होता है व्हेनेवर यू आर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। अपना घर का जो एनवायरनमेंट है वो आपके घर का एनवायरनमेंट है, आपका जो एनवायरनमेंट ऑफिस का है उसको अडेप्ट करने की आपको कोशिश करनी है। ठीक है, अपने मेंटल हेल्थ के लिए और ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर बना रहे। ठीक है, झगड़ा ना हो किसी के बीच, इसके लिए भी। ठीक है, आप किसी और को अपना आप किसी और पे अपना कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं अपना जो भी बिलीफ है आपका वो किसी पे थोप नहीं सकते हो, राइट। लेकिन आप उसे करते देखोगे तो आप भी परेशान रहोगे, आपके दिमाग में ये चीज चलती रहेगी कि अरे वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रही है। तो अपने भी मेंटल स्टेटस को हेल्दी रखने के लिए आप परेशान ना हो और किसी और को आप परेशान ना करें या किसी और से आपका झगड़ा ना हो, इसीलिए आपके जितने भी कल्चरल बैरियर्स हैं, जो भी कल्चर फिल्टर है, उन्हें आपको साइड करके रखना होगा जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, चाहे किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो आपका। ठीक है, चाहे आप सेल्स में हो, चाहे आप मार्केटिंग में हो, चाहे आप आईटी सेक्टर में हो, चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो, आपके जो अपने बिलीव्स हैं वो आप किसी और के ऊपर नहीं थोप सकते हो। सो यू हैव टू कीप दैट असाइड फ्रॉम व्हेनेवर यू आर वर्किंग। ठीक है, यहाँ भी जो भी चीजें लिखी हैं यू कैन जस्ट रीड इट। नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग बैरियर। डिसीजन मेकिंग बैरियर का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास ये अथॉरिटी है, आई एम टेकिंग अटेंडेंस बाय द टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग इट, तो अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। डिसीजन मेकिंग बैरियर कैसे क्रिएट होता है? मान लीजिए कि आपको कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, आपको डिसीजन लेना है कि कोई एक छोटा सा डिसीजन ही हो सकता है कि आपके ऑफिस में जो ब्रेक्स हैं, ठीक है, आपको काम के ऊपर ब्रेक्स मिलते हैं कि इतना घंटा आपने काम किया तो इतने मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं। लंच ब्रेक होता है, चाय ब्रेक हो गया, टी ब्रेक हो गया, कॉफी ब्रेक हो गया, ये सारे ब्रेक्स आपको मिलते हैं। तो वहां पे कॉफी मशीन रखवानी है आपके ऑफिस में। ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं वो कॉफी पीते हैं, तो उन लोग की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि कॉफी मशीन रखा जाए। अब ये छोटा सा एक डिसीजन है, ठीक है, ऑब्वियसली जो मैनेजर है आपके ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट का, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो हेड है, उसके पास ये रिक्वेस्ट आई। एम्प्लॉयज हर एक डिपार्टमेंट से, जितने भी डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट से सारे एम्प्लॉयज जितने ये हैं, उन्होंने साइन करके एक एप्लीकेशन उसे दे दिया। इतना कम्युनिकेशन हुआ वहां पीछे बैकग्राउंड में, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके सभी लोगों ने साइन किया। इसका मतलब कि इतना बड़ा चेंज चल रहा है कम्युनिकेशन का। लेकिन जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट और हेड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिपार्टमेंट है, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डेवलपमेंट करना है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के लिए, चाहे क्लाइंट के हेल्थ के लिए, क्लाइंट के बेनिफिट के लिए जो भी डेवलपमेंट करना है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो अगर कम्युनिकेट नहीं करे अच्छे से, ठीक है, वो कह रहा है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है कॉफी लाने की, कोई फालतू का खर्चा नहीं करेंगे, हम लोग चाय तो पीते ही है, सब कोई चाय पिएगा, ठीक है। तो बिकॉज ही इज नॉट रेडी टू कम्युनिकेट और ही इज नॉट रेडी टू गिव
in compromise with the other employees of the company, उसकी वजह से डिसीजन जो है वो अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे बैक चेन इवेंट जो क्रिएट होगा, जितने भी लोग कॉफी ज्यादा पसंद करते हैं या चाय बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, सिर्फ कॉफी पीते हैं, वो सारे इरिटेट हो जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे उनका इरिटेशन जो है वो काम पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कि इतना काम करते हैं, एक कप कॉफी भी नहीं मिलता है। ये सारा जो क्रिएशन है, ठीक है, ये सारा जो इरिटेशन है, ये वो काम पे निकालने लगेंगे, काम अच्छा नहीं कर पाएंगे वो लोग। तो ये सारा जो इफेक्ट होता है सिर्फ एक गलत डिसीजन की वजह से, एक छोटे से गलत डिसीजन की वजह से जितने एम्प्लॉय हैं उनमें बैकफायर कर रहे हैं। ठीक है, उनका इरिटेशन जो है वो उनके काम में दिख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ में दिख रहा है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब उनका जो प्रॉफिट होगा उसमें दिखेगा, क्योंकि ऑब्वियसली काम अच्छे से नहीं हो रहा है, काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, काम टाइम से नहीं हो रहा है, ये सारे बैरियर्स क्रिएट होते जाएंगे। तो जितना भी छोटा डिसीजन हो, मैटर नहीं करता है कि वो किसी एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के लिए लिया जा रहा है या पूरे ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट के लिए लिया जा रहा है। जितने भी एम्प्लॉयज हैं, अगर उन्होंने कोई रिक्वेस्ट डाली है तो इट इज योर ड्यूटी कि आप कम्युनिकेट करें कि उनसे, हाँ भाई अगर नहीं आएगा, मान लीजिए कि अगर आपका बजट जो है वो नहीं चल रहा है उतना कि आप कॉफी और चाय दोनों अफोर्ड कर पाए। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टार्टअप है छोटा सा, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, छोटा सा स्टार्टअप है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इतना कुछ। ठीक है, बजाय इसके कि आप साफ साफ ये रिक्वेस्ट डिनाई कर दें, आप एम्प्लॉय से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, कि इतना इफेक्ट पड़ रहा है, अगर हम ये कॉफी मशीन लेके आते हैं तो इतना हमारे बजट पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अगर इतना हम लोग कोप अप कर लेते हैं 1 साल या 2 साल में, अगर हम इतना प्रॉफिट कमा लेते हैं तो उसके बाद फिर सोचा जाएगा कॉफी मशीन लाने का। तो ये सारा कम्युनिकेशन जो है आपके एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए कि उन्होंने जो रिक्वेस्ट डाली है वो रिक्वेस्ट क्यों डिनाइड हुई है। ठीक है, अगर आप ये कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो डिसीजन जो है वो कभी भी आपका सही नहीं होगा। ठीक है, भले आपने कंपनी के हित के लिए ये लिया था कि हाँ कंपनी का इतना बजट नहीं है कि हम ये अफोर्ड कर पाए, लेकिन ये चीज एम्प्लॉय तब जानेंगे जब आप उन्हें बताएंगे। अंडरस्टूड? सिमिलरली अगर हम दूसरे एंड से देखें, एम्प्लॉय एंड से देखें, ठीक है, एक एम्प्लॉय ये सोचता है कि अगर मैं अपना काम आज डिले करके कल कर लेता हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उसके एक डिले होने की वजह से उसने अपने प्रोजेक्ट का एक हिस्सा डिले हो गया। ठीक है, एक दिन डिले हुआ, नेक्स्ट जिसको प्रोजेक्ट का नेक्स्ट पार्ट जिसको करना था उसको एक दिन डिले मिला। ठीक है, तो उसने भले ही अपना काम कंप्लीट कर लिया हो जितना टाइम ड्यूरेशन उसने लिया था, लेकिन वो उससे कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने सोच के रखा होगा कि चलो मेरा 5 दिन में इतना हो जाएगा, 5 दिन पहले मुझे चाहिए, सबमिट करने से 5 दिन पहले मुझे चाहिए। अब 5 दिन में एक दिन उसने ऑलरेडी डिले कर दिया है, तो उसे आगे के 5 दिन वो कम नहीं ना कर सकता, उसने सोच समझ के अपना आइडिया बनाया होगा। तो इस वजह से ये छोटा सा एक बैड डिसीजन जो है वो आगे के काम को इफेक्ट कर देता है। ठीक है, प्लस अगर मान लीजिए कि बहुत बड़ा कोई इवेंट है, बहुत बड़ा कोई आपको यहाँ पर डिसीजन लेना है रिलेटेड टू योर एम्प्लॉयज। ठीक है, अगर लीव एप्लीकेशंस या ऐसे कोई बड़े चेंजेस करने हैं तो आपको पहले अपने एम्प्लॉयज से कम्युनिकेट करना होगा कि अगर हम ये चेंजेस क्रिएट करते हैं तो कितनी इश्यूज होंगी, कितनी प्रॉब्लम्स होंगी और उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है सॉल्व नहीं हो पाएंगी, बहुत छोटी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जा सकता है कुछ कॉम्प्रोमाइज करके। तो ये सारा डिसीजन मेकिंग जो है ये आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने डिपार्टमेंट हेड के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ, तब जाके अच्छे से आप डिसीजन ले पाएंगे। इतना क्लियर हो गया सबको? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? यस मैम, क्लियर हो गया। चलिए तो आज का क्लास यहीं पर एंड एक्सक्यूज मी करते हैं। मैम। हाँ बच्चे बोलिए। मैम कम्युनिकेशन पैटर्न से एक क्वेश्चन है मेरा। मैम बोलो। वो जो सर्कल पैटर्न था वो 1 वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है या 2 वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है? 2 वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन वहां पर सर्कल में जो सेंटर में आपका बैठा है लीडर, ठीक है, सॉरी ऊपर में जो लीडर बैठा है वो अपने लेफ्ट और राइट से कम्युनिकेट कर रहा है, इमीडिएट मेंबर से। हाँ, इमीडिएट जो हमारे साइड में इमीडिएट बैठे हैं हम उन्हीं से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, लेकिन वापस नहीं आ रहा है। मतलब अगर इधर कम्युनिकेट कर रही हूँ तो इधर ऐसे जा रहा है, इधर कम्युनिकेट कर रही हूँ तो इधर ऐसे जा रहा है, लेकिन उधर से वापस नहीं आ रहा है। वापस इन द सेंस कि मतलब मैंने ए को कम्युनिकेट किया, ए ने बी को किया, बी मुझसे नहीं कर सकता है।
ठीक है। अपने से सीनियर मेंबर को कर सकता है। सीनियर मेंबर को, हाँ, इमीडिएट सीनियर को आप कर सकते हैं, इमीडिएट जूनियर को आप कर सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर या उससे नीचे नहीं जा सकते। ओके मैम। मैम कंफ्यूजन हो रहा था, पीडीएफ में लिखा हुआ था वन वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। वन वे फ्लो मतलब, वन वे फ्लो का मतलब ये होता है कि आप इधर उधर ही जा सकते हो, दूसरी साइड नहीं, दूसरा डायरेक्शन नहीं जाएगा, एक ही डायरेक्शन आपका फ्लो करेगा। ठीक है, जैसे आपने ऑर्डर जारी किया तो वो ऑर्डर नीचे नीचे जाता जाएगा, उसका उल्टा नहीं आएगा ना, वो नीचे नीचे जाता जाएगा। अगर कोई कंप्लेन है तो कंप्लेन नीचे से ऊपर आ रही है, एक ही वे में फ्लो हो रहा है। ठीक है, वो दूसरी तरफ नहीं जाता। ओके मैम, ठीक, थैंक यू। ओके।